बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि 1990 के दशक की शुरुआत में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था टूट गई थी और इसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के उभरते वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। इसी क्रम में यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक वैमनस्यता और कमजोरियों का अपने तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढने का प्रयास किया। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और एक सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा अपने क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। इसके लिए चीन के आर्थिक उभार ने भी विश्व राजनीति में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। इसलिए इस सत्र में हम सत्ता के उभरते हुए इन कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इनकी क्या भूमिका हो सकती है, साथ में इनकी चुनौतियां क्या हैं। तो आइए बच्चों, हम यूरोपीय संघ के बारे में जानें। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान थे। उनको लगता था कि क्या यूरोप अपनी पुरानी दुश्मनियों को भुला पाएगा या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर वह अपने संबंधों को नए सिरे से बना पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था जिस आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। वास्तव में देखा जाए तो 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया था जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद से ही यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत 1948 में ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। यह एक ऐसा मंच बन गया था जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। इसी कड़ी में 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इसी एकीकरण के परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ की एक व्यवस्था से यूरोप के देशों के लिए समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। यूरोपीय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है एवं इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होते हैं। साथ में सदस्य राष्ट्र के नागरिकों की 4 तरीके की स्वतंत्रताएं भी सुनिश्चित होती हैं। ये स्वतंत्रताएं हैं लोगों, सामान, सेवाओं एवं पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए एक तरह की व्यापार क्षेत्रीय विकास की नीति पर अमल किया जाता है। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया।
अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी अपना ली है। संघ ने साझी विदेश, सुरक्षा, न्याय नीति की भी घोषणा की है। सदस्य राष्ट्रों के बीच स्लेगन संधि के तहत पासपोर्ट नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग दायरे में विस्तार की कोशिश भी किया है। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उन देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका के समान था। इसकी मुद्रा यूरो, अमेरिकी डॉलर प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है और इसी के चलते ये अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इस नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों पर भी। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, लेकिन ब्रिटेन के इस संघ से अलग होने के कारण अब केवल फ्रांस ही सुरक्षा परिषद का सदस्य रह गया है। यूरोपीय संघ की सुरक्षा परिषद में अच्छी भागीदारी है। विश्व के हर महत्वपूर्ण मामले में वह अपनी राय रखता है, चाहे मानवाधिकार उल्लंघन का मामला हो या पर्यावरण विनाश का मामला। वह सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की नीति को अपनाता है, जो जाहिर है कि ज्यादा प्रभावी। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का स्थान दुनिया में दूसरा है। अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेश और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। बच्चों, चूंकि विश्व पटल में तेजी के साथ परिवर्तन आ रहे हैं, इसी कारण अनेक चुनौतियों का भी यूरोपीय संघ को सामना करना पड़ रहा है। पहला तो आर्थिक स्तर पर सभी देश बराबर नहीं है और यूरोपीय संघ में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि इन्हें रोजगार देने के लिए सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यूरोपीय संघ के अंदर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस पूरे विचार को ही गलत मानते हैं। वे कई देशों के संघ को बहुत कारगर नहीं समझते। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई देशों में यूरोपीय संघ की मुखालफत करने वाली पार्टियां भी हैं। एक अन्य चुनौती यूरोपीय ऋण संकट से भी जुड़ी है, जो सन 2010 में यूनान से आरंभ हुई और एक के बाद दूसरे यूरोपीय देशों को अपने चपेटे में लिए जा रही थी।
इन देशों का बजट घाटा बेलगाम बढ़ रहा था। यूनान जून 2015 में दिवालिया हो गया था और यह संकट यूनान, आयरलैंड, इटली, स्पेन, पुर्तगाल आदि को भी अपने चपेट में ले चुका था, जिनका बजट घाटा और कर्ज बहुत अधिक था। ऐसे देशों को संकट के दौरान कई देशों को बेल आउट पैकेज भी दिया गया। आयरलैंड, स्पेन और पुर्तगाल ने तो इसका सही फायदा उठाया और अब उनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर उतर गई। लेकिन कई देश अभी भी खस्ता हाल है। कर्ज संकट और उसके कारण सरकारी खर्च में आम लोगों और सुविधाओं की कीमत पर कटौती के बाद नागरिकों में यूरोपीय संघ की छवि अत्यंत खराब हुई। महत्वपूर्ण घटना हुई जब ब्रिटेन ने जून 2016 में जनमत संग्रह करके यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया, जिसे ब्रेक्जिट नाम दिया गया। मार्च 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा ने ब्रेक्जिट की अधिसूचना जारी कर इस पर आगे बढ़ने का निर्णय कर लिया था। इसे यूरोपीय संघ की एकता के लिए गहरे आघात के रूप में देखा गया। इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुधार, ग्रीन फंड व प्रवासियों को लेकर देश के बीच यूरोपीय संघ में मत भिन्नता है। इस प्रकार से असीम संभावनाओं के बावजूद यूरोपीय संघ अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है। कोरोना संकट के पश्चात व तेजी से बदलते विश्व राजनीति के परिदृश्य में यूरोपीय देशों में आपसी सहयोग की आवश्यकता ज्यादा महसूस की जा रही है। यूरोपीय संघ एक मजबूत संगठन के रूप में विश्व का एक वैकल्पिक संगठन के रूप में मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। बच्चों, अगले सत्र में हम दक्षिण पूर्व एशिया देशों के ऑर्गेनाइजेशन आसियान के बारे में जानेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।